नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं आज रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो बड़ा ही संवेदनशील है। ये वीडियो है रिबाहा इमरान का और ये वीडियो उन्होंने बनाया है जो श्रीलंका का कर्मचारी था, जो जनरल मैनेजर था पाकिस्तान में, जिसे पहले मारा गया, फिर उसे कत्ल कर दिया गया, फिर उसे जिंदा जला दिया गया, मतलब सड़क पर। और ये सारी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में श्रीलंका के उस आदमी के साथ क्या किया गया। झूठे ईश निंदा के आरोप में उस पर ऐसा जानलेवा हमला किया गया। तो इस पर रिबाहा ने पाकिस्तान के लोगों से उनकी राय पूछी है। तो चलिए देखते हैं जरा पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। कल जो सियालकोट में वाक़या पेश मंजर आम पर आया है और श्रीलंका के बंदे को, यानी कि उन्होंने जो एक वर्कर है पाकिस्तान में जो जॉब करने आया है उसको जिंदा जला दिया गया है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? जी, मेरे ख्याल में ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, ठीक है, और हम इसकी जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। क्योंकि वो हमारे मुल्क में आया था और हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसकी हिफाजत करते। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट पेश भी आया था ब्लास्फेमी का, तो उसके लिए कानून मौजूद है, इतना सख्त कानून मौजूद है जो खुद सज़ाए मौत की सज़ा सुना देता है। ठीक है, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त इस मुल्क में किसी को भी नहीं होनी चाहिए। हर तरफ कानून का दौरा होना चाहिए और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सर, मजम्मत करना एक इंसान की जान को वापस लेकर आ सकता है, इसके पीछे की आपको किसकी जिम्मेदारी लगती है? इंतज़ामिया की लगती है? ये इसके पीछे की क्या आपको फैक्टर्स लगते हैं कि यह हमारी कौम ही एक जाहिलाना हो गई है कि इंसानियत के तकाज़ों से ही गिर चुकी है कि हमारी कौम ने एक जो बाहर से बंदा है, डिफरेंट माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे मुल्क में 8-10 साल से जॉब कर रहा है, हमने उसको ही जला दिया पकड़ कर, और बिना कोई मतलब कानून को हाथ में लिए। यानी कि उसको अगर कोई इस तरह की बात होती तो हम लोग जाके, जिस तरह उसने एक बैनर अगर गिरा दिया या जो भी किया उसने, वो उसका एक पर्सनल मैटर नहीं आपको लगता? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हमारी इंतज़ामिया, हमारी हुकूमत या हमारी जाहिल कौम? इसके पीछे बहैसियत कौम हम सब शर्मिंदा हैं और ये जो जिम्मेदारी है ये रियासत के ऊपर आती है। ठीक है, रियासत मदीना के अंदर माइनॉरिटीज़ की जो हिफाजत थी वो रियासत करती थी। ठीक है, और इस वक्त हमारी रियासत की भी ये जिम्मेदारी थी, हमारी हुकूमत की, हमारी पुलिस की, इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो उसकी हिफाजत करते। और ये बेसिकली एक बहैसियत कौम हमारे लिए शर्मिंदगी का और अलमिया का मुकाम है। और कौम के लिए सिर्फ ये है कि कौम को अपने हालात को देखना चाहिए, मज़ीद अपने आप को बेहतर करना चाहिए। इससे ज़्यादा हम किसी और सानहे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बहुत ही शर्म के साथ मैं आज ये प्रोग्राम कर रही हूँ और बहुत मेरा दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मैं अपनी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकती कि एक इंसान के साथ जिसको ऊपर वाले ने जीने का हक़ दिया है और हम उसको उसकी ज़ात की तज़लील कर रहे हैं, हम उसको जीने का हक़ उससे छीन रहे हैं। तो ये हमारे सोसाइटी कहाँ पर जा रही है? ऐसा जो माशरा है, क्या आपको लगता है कि इस पर परवान चढ़ सकता है या इस पर तरक्की हो सकती है? हमारा जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर इस वाक़ये के बाद और मज़ीद डाउन हो गया है। जहाँ पर हमारी बात की इतनी वर्थ नहीं थी, हमारे पासपोर्ट की इतनी वर्थ नहीं थी, उसके बाद आपको लगता है कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो उस हिसाब से चल पाएंगी जो पहले भी नहीं चल रही थी? और अब मज़ीद, और जो आपने देखा कि ट्वीट कर रहे हैं जो बड़े बड़े, यानी कि बहुत, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि बड़े बड़े जो बंदे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ एक छोटी सी ट्वीट करके कह रहे हैं हमें बहुत शर्मिंदगी है, हमें बहुत शर्मिंदगी है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको फ़ौरन कोई इक़दाम उठाना चाहिए था, या एक ट्वीट करके आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम बहुत शर्मिंदा हैं? शर्मिंदगी अगर आपको होती तो ये वाक़या ही ना पेश आता दोबारा। बिल्कुल, हम बहैसियत मुआशरा अखलाकी पस्ती के निचले तरीन दर्जे पर गिर चुके हैं। ठीक है, और इस वक्त जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और हमारे जो बड़े लोग हैं, उनको चाहिए बजाय इसके कि वो कोई मज़ीद मज़म्मती ट्वीट्स करें, इससे बेहतर है कि कोई एक्शन लें और उन लोगों को, उन मुजरिमों को पकड़कर कानून के कटहरे में लाएं और सख्त से सख्त सज़ा दें। मज़हब से बढ़कर इंसानियत थी और आज उस इंसानियत को हमने पामाल कर दिया। इंसानियत नहीं तो कुछ नहीं, आज हमने इंसानियत के सारे तकाज़ों को गिरा चुके हैं और माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में जीने का कोई हक़ हासिल नहीं है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या ज़िंदगी गुजारने के लिए सेफ जगह नज़र आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मुसलमानों की ज़िंदगी भी महफूज नहीं होती नज़र आ रही, गैर मुस्लिमों का सवाल तो बहुत दूर तक होता है। तो सर, इसके पीछे आपको किसकी जिम्मेदारी नज़र आती है? हमारी इंतज़ामिया की या हमारी हुकूमत की? आप इसके पीछे किसको कसूरवार समझते हैं? बिल्कुल हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। हुकूमत को चाहिए था कि ऐसे कोई एक्शन होने से पहले अगर जो पुलिस थी वो बर वक्त एक्शन लेती तो शायद ये
मसला ना होता, क्योंकि सुनने में आ रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं मीडिया की उनके मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि काफ़ी देर तक रोड ब्लॉक रही, वहाँ पर लोग थे, लेकिन सिर्फ 3 पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद पुलिस भी इस हवाले से वहाँ पर नहीं जा पा रहे थे, नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर श्रीलंका के बंदे के साथ ये हुआ है, अगर हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ भी वही काम सरअंजाम दिया जाएगा। इसलिए उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उस दायरे के उस पार चले जाएं, उस आदमी को बचा लें जो माइनॉरिटी है, जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान में जॉब करने के लिए आया है। तो एक इंसानियत के नाम पर इन्होंने जो कांड किया है, कह सकते हैं, मुझे इंतहाई शर्मिंदगी के साथ मैं आज ये प्रोग्राम कर रही हूँ और मेरा दिल इस तरह लरज रहा है ये खबर सुनने के बाद, वो वीडियोस देखने के बाद मेरा दिल इतना बेचैन, इतना ज़्यादती की वाली बात है, इतनी शर्मनाक बात है कि हम अपने मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा दिल इतना शदीद किस्म का, जब मैंने वो वीडियोस देखी तो मेरा शदीद किस्म का जो दिल था वो लरज रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे कि इस फर्दर इस पर क्या स्टेप उठाने चाहिए हमारी हुकूमत की जानिब से कि ये वाक़या जो है इस पर एक्शन लिया जाए? वैसे तो इस वाक़ये की कोई भी मजम्मत नहीं कर सकता, इसको कोई एक इंसान को की जान को वापस नहीं लेकर आ सकता, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि कौन इसकी जो है इस नुकसान की भरपाई कर सकता है? मेरे ख्याल में इस नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर डैमेज होना था वो तो तकरीबन हो चुका है। लोग अब इस लेवल पर आ चुके हैं कि वो हमें और इंडिया की एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट जो कुछ इंडिया में हो रहा है उसको कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ मज़हब का फ़र्क है, वरना सोच बिल्कुल एक है जैसी उन। यार अब यही दिक्कत है ना यार, पता है आप लोग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपने बड़ी आसानी से हमारी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा दिया। आपको हमारी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता है, आपको हमारी गवर्नमेंट की जो दोस्ती है बाकी मुल्कों से उसके बारे में पता है, और ये तब होती है आपको हमारा जो देश है उसकी छवि के बारे में पता है, आपको जरा सा भी पता है। आप एक पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो और उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपकी गवर्नमेंट आपके लिए, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए है, और हमारे यहाँ अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमारी गवर्नमेंट उसका इलाज करती है। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को जितने हक है ना, आपके यहाँ नहीं है। आप अगर इतने माइनॉरिटीज के बारे में सोचते हो ना, तो आप अपने संविधान में जाके पढ़िए। उस संविधान के मुताबिक आपके देश में रहने वाला माइनॉरिटी का आदमी कभी पीएम या राष्ट्रपति नहीं बन सकता, किसी बड़े पद पर नहीं जा सकता। आप ये बात समझ रहे हो? कितनी बड़ी बात है। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में हर धर्म के लोगों को बराबरी का मौका दिया गया है, उनको बराबर के अधिकार हासिल है हमारे देश में। और जब आप लोग ऐसी बातें कहते हो ना, तो हम लोग को हंसी भी आती है कि इसी वजह से आप लोगों की ऐसी हालत है, जहालियत भरी हुई है आप लोगों के अंदर। जैसे यार आपने कह दिया कि वहां पे गवर्नमेंट ऐसी है, आपको क्या पता कि गवर्नमेंट कैसी है? फासिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है वो आपके अपने यहां के देखो। फासिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है? जहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लोगों के हाथ में है, जहां पुलिस वाले डरते हैं लोगों के पास जाने से, जहां पे महंगाई और बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ रही है, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को भारत दिखता है। अगर भारत में ये सारी प्रॉब्लम होती ना, भारत में अगर फासिस्ट गवर्नमेंट होती तो भारत इतनी तेजी से डेवलप ना कर रहा होता, और भारत में भी लोग सड़कों पे होते गवर्नमेंट के खिलाफ। पॉलिसीज के खिलाफ होना अलग बात है, गवर्नमेंट के खिलाफ होना अलग बात है। पॉलिसी पे आपका मन अलग हो सकता है, आपका मतभेद हो सकता है। जैसे किसान वाले मुद्दे पे हुआ, सरकार ने कुछ किसानों के लिए नीति बनाई, किसानों को पसंद नहीं आई तो वो सड़कों पे आए। आपके यहां ऐसा नहीं होता। आपके यहां धर्म के नाम पे लोग सड़कों पे हैं, हमारे यहां धर्म के नाम पे लोग सड़कों पे नहीं होते। आपके यहाँ टीएलपी वाले जो भी थे वो धर्म के नाम पे, आपके मजहब के नाम पे सड़कों पे थे। इस बंदे को जो मारा गया वो मजहब के नाम पे मारा गया, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम था। आप ये बात समझ रहे हो? तो पहले अपने दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है ना, इस कूड़े को हटाओ। आज इंटरनेट का जमाना है, आप भारत के बारे में पढ़ो और उसके बाद कोई बयान दो। आप जैसे ही बयान देते हो तो आज इतनी तकनीक है कि दुनिया के हर कोने में आप जो बात बोल रहे हो ना, आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप जहां खड़े हो वहां पे बोल रहे हो। ये पूरी दुनिया में देखी जा रही है चीज, और पूरी दुनिया जब देखती है ना आपको इस तरह की झूठी बातें करते हुए, तो आप लोगों का मजाक उड़ता है, आप लोगों पर से भरोसा उठता है। तो इस बात को समझिए कि झूठी बातें कम से कम कैमरे पर आके मत करिए, क्योंकि इससे आपकी देश की इज्जत खराब होती है, आपका देश बदनाम होता है। कि आरएसएस की सोच है, वैसे यहाँ पर हमारे भी कुछ लोगों की जो इंतहा पसंद है उनकी सोच है। लेकिन हमें अब इसके लिए अब मज़ीद हम हाथ धोकर नहीं बैठ सकते, हाथ बांध कर नहीं बैठ सकती हमारी गवर्नमेंट। हमें अब मज़ीद एक्शन लेना है और ऐसे इकदाम करने हैं जिसके अंदर सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए, कानून होना चाहिए। और
एलिगेशन लगाने वालों की सबसे पहले जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा कोई वाक़या पेश ना आ सके। सर, जिस तरह का पाकिस्तान में कल वाक़या पेश आया, जैसे आपने इंडिया की एग्जांपल दी कि आरएसएस ने जो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक्सट्रीमिस्ट दिखाया है, तो आप मुझे ये बताएं, इस तरह की वीडियोस अगर मतलब हमारे मतलब मुसलमानों को इंडिया में जीने का हक नहीं है, तो फिर इस तरह की वीडियोस वहाँ से क्यों नहीं आती? मुझे ये बताएं, इस तरह की खबरें हमें वहाँ से सुनने को क्यों नहीं मिलती? हम लोगों ने एक वो निशाना, एक टारगेट बना लिया कि भाई वहाँ पर मुसलमानों को हकूक़ हासिल नहीं है। तो आप इस बात को देखते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे वहाँ पर मुसलमान भी आयद किए गए हैं, उनको भी पूरा हक हासिल है, जबकि यहाँ पर हम किसी भी माइनॉरिटी को किसी भी अच्छे ओहदे पर बैठा हुआ नहीं देखते। आपको लगता है उस मुल्क में मुसलमानों को कोई हक हासिल, मतलब उसके मतलब उनके हकूक़ की पासदारी की जा रही होगी? बिल्कुल ऐसी बात है, आपकी बात से मैं कुछ हद तक इत्तफाक करता हूँ। वो ये कि इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत से मुसलमानों को राइट्स भी मिले हुए हैं, मतलब बहुत हाई पोस्टों पे भी मुसलमान हैं। रिसेंटली उनके वहाँ पे सेरेमनीज़ हुई हैं, उसमें उनको अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है, यहाँ पर हमारी जो रियासत है, ये उसकी कमज़ोरी है कि वो इस लेवल पर कोई एबल आदमी है अगर माइनॉरिटीज़ में, तो उसको बिठा नहीं सकते, उसको दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर रिलीजियस पार्टीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और ये सारी की सारी जो कमज़ोरी है, ये रियासत की है, जो रियासत कमज़ोरी है। रिलीजियस पार्टी का प्रेशर नहीं है मित्र दोस्त, रिलीजियस पार्टी का है नहीं। वहां पे हुकूक दिए ही नहीं गए हैं। आप अपनी आईन को जाके पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ऐसे किसी भी बड़े पद पर गैर मुस्लिम नहीं बैठ सकता। ये तो आपके संविधान में है। आपका संविधान ही बराबरी का हक नहीं देता, फिर आप किस मुंह से कहते हो कि सब बराबर हैं? हमारे यहां हमारा संविधान, उसमें लिखा हुआ है कि सब बराबर हैं। आप फर्क समझ रहे हो इस बात को? वहां पे रास्ता बंद है आपके यहां। जो भी माइनॉरिटीज हैं, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, उनके लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। कानून में, संविधान में लिख दिया गया है कि भैया आप तो आ ही नहीं सकते। तो सोचेगा, सोचना तक भी गुनाह है वहां पे यार। क्या सोच के करेगा बंदा? हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां हर बड़े पद पर हर सबको बराबर है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, वो हमारे यहां जाके प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। जिस पद पर बैठना चाहे उस पद पर जाकर बैठ सकता है, अगर वो क्राइटेरिया को पूरा करता है। तो आपके यहां तो मना ही है, आप कर ही नहीं सकते। मेरे लिहाज से तो ये बहुत गलत बात है। हमेशा हमारे मुल्क में जब भी कोई ऐसी बात होती है, जब भी, जैसे आप मिसाल खान का केस देख लें, यही नाम था मेरे ख्याल से, तो उनकी बात भी यही हुआ कि जैसे उन्होंने तौहीन रसालत वगैरह ये की, जैसे लोग वगैरह आए तो उन्हें मार दिया गया इसी उस पर झूठे इल्ज़ाम की बदौलत। तो मैं कहूँगा मेरे तो लिहाज से बहुत गलत बात है। और हमेशा ही हमारा यहाँ पे अलमिया बन गया हुआ है कि जो भी कोई माइनॉरिटीज़ वगैरह होते हैं, उनके साथ कभी भी कोई फेयर डिसीजन नहीं लिया जाता और झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पे उन्हें इसी तरह मार दिया जाता है। क्या इस पाकिस्तान में इंसानियत नाम की कोई चीज़ बची है? मेरे ख्याल से नहीं बची, क्योंकि हमेशा एक ये चीज़ हमारी बात होती है, हम हमेशा अपने ऊपर एक चीज़ ले जाते हैं, अपनी एक हमारी ईगो है कि जो हर्ट हो जाती है, वो पता नहीं हम माइनॉरिटीज़ को पकड़ लेते हैं, क्या करते हैं, उनके साथ गलत हरकतें, ये वो कत्ल कर दिया जाता है। जैसे आजकल तो सभी यहाँ पे आम हो गया हुआ है, यहाँ पे तो बच्चों को नहीं छोड़ते, बच्चों को मार देते हैं, मार के तो उनकी न्यूज़ आ रही होती है। जैसे कि आप वो पीछे ज़ैनब का ही केस देख लें, हर कोई इसी तरह। बस मैं ये कहना चाहूँगा, अल्लाह ही बचाए हमें सारे मुल्क से, अल्लाह सबको अपने खैर व आफियत में रखे। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत गलत हो रहा है हमारे मुल्क में। जी। देखिए, जिस तरह यहाँ पर हमारे इस मुआशरे में इंसानियत को परवान चढ़ाया जा रहा है, यहाँ परवान चढ़ाना तो एक बहुत दूर की बात है ना, जिस तरह इंसानों को यहाँ कत्ल किया जा रहा है और माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसा माशरा तरक्की कर सकता है? एक माइनॉरिटी आकर पाकिस्तान में जॉब कर रही थी 8-10 सालों में और उसके साथ ये वाक़या पेश आया। आपको क्या लगता है कि कल को अब कोई और फॉरेनर यहाँ पर आकर काम करना चाहेगा? क्या इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को इफ़ेक्ट होगा? इसके पीछे की ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? इंतज़ामिया है, यहाँ की आवाम है, यहाँ की जहालत है? क्या कहना चाहेंगे आप सर? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, ये मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम अपनी सोच को नहीं डिफरेंट करेंगे, जब तक कोई हर एक बंदा इस पे आवाज़ नहीं उठाएगा, जब तक हमारे मुल्क, हमारे गवर्नर वगैरह, हमारा पूरा पीएम, हमारे ये वो इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते।
तब तक एक बेसिक सी बात है ना, देखें एक हमारे मुल्क में बंदा जॉब करने आता है, बाहर से जॉब करने आते हैं, हम उनको ऐसे इल्ज़ाम लगा के मार देते हैं क्योंकि कि हम अपने आप को, हमारी दिली तसल्ली होती है ये वो कि मार दिया जाए और हमें सुकून आए ये वो। हालांकि ये बिल्कुल गलत है और हमें सबको चांस देना चाहिए। हम अपने मुल्क में कहते हैं कि हम किसी को मौका नहीं देते, हम कहते हैं कि हमारा मुल्क, हम समझते हैं कि कोई बाहर से आके हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि अगला अगर मैं प्रमोट भी कर रहा है तो हम उसे इसी इल्ज़ाम में मार देते हैं और मैं तो कहूँगा बिल्कुल ऐसे तरक्की नहीं हो सकती, ये बिल्कुल हम ऑपोजिट जा रहे हैं। कल को अगर किसी भी शहर में अगर आप जॉब करने जाते हैं और आपको पता है कि इस माशरे में ये होता है तो आप तो कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एक इंसान का ऊपर वाले ने अगर राइट दिया है किसी इंसान को जीने का, तो हम कौन होते हैं उनसे ये राइट छीनने वाले। ठीक है, मज़हब एक पर्सनल मैटर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, इंतहाई शर्म के साथ, कि कल जो वाक़या पेश आया कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को उनके हक़ नहीं दिए जा रहे, और तो और यहाँ पर जो इंसानियत की तज़लील की जा रही है। कौन इंसाफ है इसके पीछे, कौन ज़िम्मेदार है? इंतज़ामिया है, यहाँ की कौम है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ पिछले दिनों वाक़या भी हुआ, जैसे वो आयशा अकरम का, बेशक उनकी जो भी वजूहात थी, लेकिन एक लड़की के साथ हुआ तो गलत ना। मैं ये नहीं कहती कि उसकी गलती थी, देखिए ताली दोनों हाथों से लगती है। बात यह है कि लेकिन हम लोगों का राइट नहीं है कि हम लोग या भीड़ में निकल के, कल को आप भी हो सकते हैं, कल को मैं भी हो सकती हूँ। क्या ये कहाँ का इंसाफ है कि हमारे माशरे में इंसानियत को इस तरह परवान चढ़ाया जा रहा है? अब इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह, इंटरनेशनल सतह पर जिस तरह हंगामा बरपा हुआ है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इस तरह के मामला चल रहे हैं, और श्रीलंका का जो मामला, और श्रीलंका भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है, तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ तो इस हिसाब से गिरती हैं ना, कि जिस हिसाब से कल जो वाक़या सियालकोट में आया, इस तरह और भी वाक़यात पेश आते हैं जो कि मंजर आम पर भी कभी कभी नहीं आते, लेकिन ये वाक़या मंजर आम पर आ गया। क्या शो करवाना चाह रहे हैं हमारे मुल्क की इमेज को, और क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे सिनेरियो को कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो एक इमेज है वो और दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है? जैसे यूरोपियन यूनियन ने कहा कि 2023 अगर हम इन लॉस से बाहर ना आए, इस तरह की चीप हरकतों से बाहर ना आए, तो हमारे लिए, हमारी इकॉनमी के लिए बहुत डाउनफॉल है। तो आज हम उसी पर आगे जा रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी इमेज और हमारी एक वैल्यूज़ बरपा हुई हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, सिंपल सी बात है, जब तक हर बंदा इस बात पे आवाज़ नहीं उठाएगा या पूरी आवाम इस बात पे आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। और जैसा कि आपने कहा कि बाहर पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हमारा मुल्क डिग्रेड वगैरह हर जगह हो रहा है, और हालांकि हमारा मुल्क तो रेड जोन में भी डाल दिया गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम किस तरह इस मुल्क को चला रहे हैं, हमारे हुक्मरान किस तरह इस मुल्क को चला रहे हैं। और मैं तो कहूँगा बहुत शर्मिंदगी का मुकाम है। और जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सारे हैं, हम सब हैं, जिम्मेदार हम सब हैं जो आवाज़ नहीं उठाते इस बात पे। इस मामले को चुप करके देखते हैं, सारे चुप करके देख रहे हैं, कोई बोलता नहीं है, सारे तमाशाई, हम सारे तमाशाई हैं, कोई भी नहीं इस बात पे बोल रहा। देखिए, बहुत बड़ी बात ये भाई साहब कह रहे हैं, और ये बात मैं अपने कई वीडियोस में भी कह चुका हूं कि वो जो चुप हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, जो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं बाहर से, उनको लगता है कि नहीं यार कौन पचड़े में फंसने जाए। नहीं, आप सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं अगर आप चुप हैं। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, उन चंद मुट्ठी भर लोगों का हौसला ऐसे ही बढ़ता जाएगा, वो ऐसे ही करेंगे। और जैसी आवाज उठेगी, वो लोग आवाज उठाएंगे जो अमन पसंद हैं, जो शांति चाहते हैं, जो अपने देश को विकसित होना देखना चाहते हैं। उन्होंने अगर आवाज नहीं उठाई, वो चुपचाप बाहर से बैठ के देखते रहे, तो यकीन मानिए पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा बुरी होने वाली है। एज ए हिंदुस्तानी मुझे पाकिस्तान का भविष्य बहुत बुरा दिख रहा है, और मुझे दुख होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे दुश्मन हो या आप दुश्मन मुल्क हो इस वजह से, लेकिन मुझे दुख होता है इस चीज को देखते हुए कि आप देख रहे हो, आप लोग कैसे डूबते जा रहे हो, लेकिन आप में से कोई भी सामने नहीं आ रहा बचाने के लिए अपने ही मुल्क के लिए। मैं फिर से कहूंगा कि इस पाकिस्तान के देश के नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो बाहर आइए, सरकार से सवाल पूछिए और अपने मुल्क को बचाइए। अभी भी वक्त है, अगर आप लोगों ने चाहा तो आपका मुल्क बच जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत। और बस एक दूसरे, बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं सब।
2 दिन तक इस मामले को कोई यहाँ पर याद भी नहीं करेगा, क्योंकि हफ्ता गुजर जाने के बाद वो मामला इस कदर ठंडा हो जाता है। इसके पीछे किसको कसूरवार समझते हैं? हमारी इंतज़ामिया, हमारी हुकूमत या हमारी कौम या हमारे कौम के लोग? किसको इसको कसूरवार समझते हैं आप? हमारा सारा निज़ाम, हमारी गवर्नमेंट, हम सब लोग सारे इस मामले के पीछे हम सारे ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते और कल को और ज़्यादा मामलात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम देख के उन पर परेशान होते हैं। लेकिन हम परेशान तो बहुत होते हैं, हम ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है और उसके बाद हम उस मैटर को भूल जाते हैं 2 दिन 3 दिन के बाद शेयर करने के बाद। बस क्या होना चाहिए? जिस तरह ये 2 दिन ये कल का वाक़या है, आप क्या चाहते हैं कि आगे फर्दर क्या इक़दाम उठाया जाए हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए? और क्या एक इंसान की जान वापस आ सकती है या उसका कोई मतलब अल्टरनेटिव क्या, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारी हुकूमत ऐसा क्या करे कि एक इंसान की जान जो गई है, एक मज़लूम की जान जो बिना कोई एक छोटा सा घटिया सा इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल कर दिया गया, सारे बाज़ार में जला दिया गया, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं चाहता हूँ एक प्रॉपर लॉ सिस्टम हो मुल्क में, जिसकी बदौलत सबको उनके राइट्स मिलें, माइनॉरिटीज़ को, स्पेशली माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक़ दिए जाएं और एक आम बंदे को उसके हकूक़ दिए जाएं। किसी को वीआईपी सिस्टम ना दिया जाए। ये वीआईपी सिस्टम ने हमारा बहुत काम ख़राब किया। लॉज तो पास होते हैं हमारे सोसाइटी में, पाकिस्तान में लॉज तो पास होते हैं, आपको लगता है कि उस पर मुकम्मल तौर पर मतलब अमल किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं अमल किया जाता। जैसे आप हमारा ज़ाहिर जफ़ार वाला केस ही देख लें, वो जो एक उन्होंने इस्लामाबाद में सेक्टर में लड़की को कत्ल किया और उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वो आप देख सकते हैं, वो आप देख ही चुके हैं कि अभी तक उस बंदे को इंसाफ इसलिए नहीं मिलेगा, वो अलग अलग क्लेम्स करता है हर बार, क्योंकि क्लेम्स भी करता है और उसके खिलाफ सबूत भी है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। क्योंकि हमारे यहाँ पे वीआईपी सिस्टम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बहुत ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा। जस्टिस कानून यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऑर्डर्स पास होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को पास किया जाता है, बिल पास किया जाता है, लेकिन वक्ती तौर पे उस पर अमली जामिया ज़रूर होगा, लेकिन उसके बाद वो लॉ, वो एविडेंस, वो सब कुछ नज़र नहीं आता हमारी सोसाइटी में। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छी प्लेस बन चुकी है या फिर यहाँ पर इंसानी जान को ख़तरा महसूस करते हैं आप? यहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल भी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर कल को कोई बंदा कत्ल हो जाता है, उसको कौन कहने वाला है, कौन जिम्मेदार है? उसको कोई उठाने वाला नहीं होता। उसको अगर पुलिस के पास चले जाओ वो रोलती है, अगर इनके पास कचहरियों के चक्कर लगाते रह जाते हैं लोग, उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, कि एक आम बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किससे बोले कि क्या करे। वीआईपी सिस्टम ने हमारा सारा जो निज़ाम है सारा वो अपनी घेर में ले लिया और मेरे तो ख्याल से ये बहुत काम ख़राब है और पाकिस्तान सेफ़ प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं कहूँगा एक आम बंदा यहाँ पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। गरीब की तो ज़िंदगी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती यहाँ पे। माइनॉरिटीज़ तो ऐसे समझते हैं जैसे यहाँ पे कोई चोर डाकू है, यहाँ पे उन्हें ऐसे मारते हैं जैसे कोई उन्हें किसी का कत्ल करके आए हो। हालांकि ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। ये हमारे खुद के इल्ज़ाम होते हैं, हम खुद को अपनी एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए लोगों को मारते हैं और उसके बाद इल्ज़ाम लगा देते हैं डिफरेंट, ताकि हम बच जाएं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। इंतहाई अफसोस के साथ मैं प्रोग्राम का एंड करना चाहूँगी और एक शेर बोलना चाहूँगी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए, जो कि इंसानियत के तकाज़ों से गिर चुकी है। ख़त जो मैंने लिखा इंसानियत के नाम पर, ख़त जो मैंने लिखा इंसानियत के नाम पर, डाकिया ही मर गया पता पूछते पूछते। बहुत बड़ी बात कही रिबाहा ने, और मैं रिबाहा की हिम्मत की दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा टॉपिक चुना और इस पर खुलकर वो बोली। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जो ये बात कह रहा हूं ना कि जो चुप हैं, देखिए रिबाहा जैसे लोग जो देख रहे हैं चीज़ों को, जो समझ रहे हैं चीज़ों को, वो खुलकर बोल रहे हैं। और वो ऐसे नहीं बोल रहे कि सामने आके, वो कैमरे पे बोल रहे हैं। उनको पता है रिबाहा को कि उनको हज़ारों लोग देखेंगे, भारत में देखेंगे, पाकिस्तान में देखेंगे, हर जगह देखेंगे, इनके वीडियोस पे रिएक्शन बनेंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये बात कही और आते आते जो बात मुझे लग रही थी कि इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो आखिरकार आते आते आ ही गए। खैर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रिबाहा की तरह बाकी लोगों को भी बोलना पड़ेगा। अगर आप अपने मुल्क की भलाई चाहते हैं तो रिबाहा की तरह आपको भी बोलना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। चुप रह के काम नहीं हो सकता, चुप रह के बिल्कुल काम नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज ठीक हो जाएगी, हर चीज आइडियल हो जाएगी, नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए कोशिश तो की जा सकती है।
कोशिश अगर नहीं की जाएगी तो नहीं होगा। हमारे यहाँ निर्भया का केस हुआ, इतना बड़ा केस हुआ, उसके बाद हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया, ये किया वो किया, उसके बाद एक कानून बना और वो कानून इतना कड़ा है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से रेप होने बंद हो गए हैं, या देखिए वो मानसिकता है, लेकिन उसकी वजह से सजा मिलने में देरी नहीं हो रही। उसकी वजह से लोगों में कहीं तो डर बैठ रहा है कि नहीं यार बहुत कड़ी सजा मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपराध रुक जाएंगे, लेकिन नहीं, एक सोसाइटी के तौर पर आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक सोसाइटी के तौर पर जो हम लोग बाहर से बैठ के पाकिस्तान को देख रहे हैं, वो एक मजहबी कट्टर ऐसी सोसाइटी दिख रही है हमें। और जो सड़कों पे कल जो कुछ भी हुआ सियालकोट में, या फिर जो सिंध में होता है हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, आप समझिए वहां पे वो लोग बोल नहीं सकते कुछ, और इसमें सरासर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, लेकिन मुझे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इमरान खान अगला टर्म नहीं देख पाएंगे। अगर उन्हें अपने देश को, मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार पहले जब इमरान खान पीएम नहीं बने थे, तो मुझे याद है कि वो बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाते थे, वो सेना के खिलाफ बोलते थे कि भाई सेना की दखल अंदाजी कैसे है सरकार में। लेकिन जैसे ही वो पीएम बने, वो गरीबों की बात करते थे। उन्होंने कैंसर अस्पताल बनवाया, चलिए जो भी बनवाया, सब कुछ किया, गरीबों के लिए किया, जो भी है उनके पीछे जो भी है। लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे ही वो पीएम बने उसके बाद से वो बदल गए, उनकी सोच बदल गई, उन्हें सत्ता अच्छी लगने लगी, उन्हें वो पावर जो है ना वो अच्छी लगने लगी। और बड़ा अफसोस होता है इमरान खान को ऐसे 180 डिग्री पे यू टर्न लेते हुए। मैं इमरान खान का बड़ा फैन हुआ करता था यार, क्रिकेट में भी, और जब वो पीएम नहीं बने थे तब जो वो बातें करते थे मुझे बड़ा अच्छा लगता था। चलो यार कोई तो बंदा है जो अपनी आवाम के लिए सोचता है, गरीबों के लिए सोचता है। लेकिन पीएम बनने के बाद जो रूप मैंने इमरान खान का देखा है, बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ा। हालांकि मैं उनके देश का कुछ भी नहीं हूं, मैं उनका दुश्मन देश हूं, लेकिन तब भी मैं ये कहूंगा कि यार बहुत ही अफसोसजनक दिख रहा है आपका व्यवहार, आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी नीयत। तो देखिए भाई, जाहिर सी बात है कि श्रीलंका में बड़ा गुस्सा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है ट्विटर पे, और जिस तरह से बोला है, वो बहुत दिखा रहा है कि उनकी नाराजगी कितनी ज्यादा है पाकिस्तान से। और पूरी दुनिया की मीडिया ने इस खबर को कवर किया है। अब इसके बाद आप कहते हैं कि एफएटीएफ में भारत की साजिश है, एफएटीएफ से बाहर नहीं निकलने देता, हमारे ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, हमें लोन नहीं मिलता, हमारी हालत खराब हो रही है, इसके पीछे भारत है, रा की साजिश है। तो भाइयों, अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो इसमें किसी की साजिश की जरूरत नहीं है। ये आप लोग अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो, अपने भविष्य के लिए गड्ढा खोद रहे हो। टीएलपी के साथ जो समझौता किया इमरान की सरकार ने, वो खुद एक बड़ा गड्ढा है। आप नहीं समझ रहे अभी। आपको लग रहा है कि मजहब के नाम पर ऐसा कैसे हो जाएगा, मजहब पे कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। आप ऐसे ही कट्टर बने रहोगे अपने मजहब को लेके, तो ऐसी चीजें होती रहेंगी और आपका मुल्क गर्त में जाता रहेगा। वक्त है, मैं पाकिस्तान के लोगों से कहूंगा कि जो चुप हैं वो चुप मत रहिए, बाहर निकलिए, बोलिए, अपनी आवाज उठाइए, अपने मुल्क को बचाइए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।